आज विद्यार्थियों भौतिक विभागों को आगे बढ़ाते हुए यानी हिमालय पर्वत, उसके बाद में उत्तर भारत का विशाल मैदान पठार, आज पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल, जिसे थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। क्या है थार के मरुस्थल की प्रमुख विशेषताएं? क्या शुरू से ही भौतिक कारकों में ये थार का मरुस्थल ही था या भारतीय मरुस्थल था या बाद में इसे बनाया, इसको अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इस मैप के माध्यम से भारतीय मरुस्थल को देखेंगे कि कौन-कौन से राज्यों में ये भारतीय मरुस्थल है ना वो फैला हुआ है, जिसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और ये प्राचीन काल से ही क्या मरुस्थल के रूप में था या कहीं बाद में धरातलीय गतिविधियों के कारण ये एक मरुस्थल के रूप में बना है। तो ये आपका एक भारत का मानचित्र है। इसमें अपन देखेंगे कि भारतीय मरुस्थल यानी कि थार का मरुस्थल कौन-कौन से क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये अपना राज्य है पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये राजस्थान हो गया और ये गुजरात हो गया। यानी इन 4 राज्यों के अंदर ये भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है। इस 4 राज्यों के यहाँ पर अगर देखा जाए, इधर से अरावली पर्वत श्रृंखला निकल रही है ऐसे, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। इस अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में जो भाग आ रहा है, पंजाब का हो गया, हरियाणा का, राजस्थान का और गुजरात का भाग, इस क्षेत्र में ये भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है, या अपन ये कहें कि थार का मरुस्थल फैला हुआ है। अब देखो, इसमें ऐसा माना गया है कि पहले ये जो भाग था, या अपन ये कहें इस थार के मरुस्थल का जो दिशा है, ये उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर है ऐसे। ये मरुस्थल का जो ढाल है ऐसे इधर अरब सागर की ओर है, अरब सागर, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पहले यह भाग एक समुद्र का हिस्सा था, और समुद्र का हिस्सा भी कौन से समुद्र का हिस्सा? टेथिस सागर के, टेथिस सागर का हिस्सा इसे माना जाता था। किसको? भारतीय मरुस्थल को। और इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। फिर ऐसा माना गया कि ऐसी कोई भूगर्भिक गतिविधियां हुई होंगी या कोई भूगर्भिक घटनाएं घटी होंगी जिसके कारण यह भाग थोड़ा ऊपर उठ गया, और इसका सारा पानी जो है ना इधर अरब सागर में आकर गिर गया है, क्योंकि ढाल तो इधर ही है, ऐसा माना जा रहा है, वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है इसका अभी कोई पता नहीं है। तो एक तो इसके ढाल के अनुसार ये माना जाता है कि हाँ, हो सकता है कि पहले यहाँ पर मरुस्थल रहा होगा या समुद्र रहा होगा, कौन सा? टेथिस सागर, लेकिन भूगर्भिक क्रियाओं के कारण ये भाग ऊपर उठ गया होगा, और ये इधर ढाल होने के कारण समुद्र में आकर इसका पानी गिर गया होगा। एक बात। दूसरी बात ये और मानते हैं कि यहाँ पर स्थित खारे पानी की झीलें, जैसे खारे पानी की झीलें यहाँ पर है सांभर, डीडवाना, पचभद्रा, लोणकरणसर, ये कुछ खारे पानी की झीलें हैं यहाँ पर। उनसे ये भी माना जाता है कि आज वो समुद्र के अवशेष यहाँ पर इन खारे पानियों की झीलों के रूप में पाए जा रहे हैं, तो ऐसा मानते हैं कि ऐसा रहा होगा। अब है हकीकत क्या है अभी ये कोई सही पता नहीं है, लेकिन बुक्सों के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से ये 2 घटनाएं इसके बताई जा रही है। अब आते हैं अपन भारतीय मरुस्थल, यानी कि भारतीय मरुस्थल पूर्ण रूप से भारत की अन्य जो गतिविधियां हैं, अन्य भौगोलिक धरातलीय जो संरचना है, उनसे पूर्ण रूप से ये भिन्न है। अब भिन्न क्यों है? देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर या 15 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा से ज्यादा वाष्पीकरण है, वर्षा से ज्यादा वाष्पीकरण है। यहाँ की विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन, किसकी? थार के मरुस्थल की विशेषताएं देखनी है कि इस क्षेत्र की विशेषताएं क्या है। थार के मरुस्थल की विशेषताएं, यानी पहली तो क्या है, यहाँ का 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, या 15 से 150 मिलीमीटर या 15 सेंटीमीटर। वर्षा से ज्यादा यहाँ पर वाष्पीकरण होता है। यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। यहाँ पर वनस्पति का अभाव है, वनस्पति का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है ना, वो वनस्पति विशाल आकार वाली वनस्पति नहीं है। यहाँ की वनस्पतियों के अंदर कांटेदार वनस्पति होती है,
कांटेदार वनस्पति होते हैं। पत्तियां पत्तियां कम चौड़ी होती हैं। पत्तियां कम चौड़ी होती हैं। पेड़ के तने पर पेड़ के तने पर मोटी छाल पाई जाती है। मोटी छाल पाई जाती है। जड़ें लंबी होती हैं। जड़ें लंबी होती हैं। यानी यहाँ की जो वनस्पति पाई जा रही है, इन वनस्पतियों की ये विशेषता है। और यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे खेर, बेर हो गए, बबूल, कुछ घास होती है। कुछ घास भी है ना, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा नागफनी हो गई। इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि इतनी पर्याप्त मात्रा में वहां पर पानी नहीं है और पानी के अभाव में वनस्पति का ज्यादा विकास नहीं होता है। यहाँ पर लंबी जड़ें क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि पानी की तलाश में इनकी पौधों की, इन झाड़ियों की जड़ें काफी गहरी होती है, पानी की तलाश में लंबी चली जाती है। तने के पेड़ के तने पर मोटी छाल होती है, ताकि उस पानी का वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन ना हो सके। पेड़ पौधों की पत्तियां कम चौड़ी होती है, बिल्कुल छोटी छोटी होती है, क्योंकि वाष्प अगर ज्यादा लंबी चौड़ी पत्तियां होती है तो उसमें वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होता है, यानी कि पत्तियों के माध्यम से पानी जो है ना वो बाहर निकलता है। आपने देखा होगा कि बड़ी पत्तियों वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उसके नीचे काफी ज्यादा ठंड होती है। वहां पर ठंड होने का मूल कारण यही होता है, क्योंकि चौड़ी पत्ती होने के कारण वहां पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है, इस कारण वहां पर ठंड का एहसास होता है। तो वहां पर चौड़ी पत्तियां नहीं होती हैं। कांटेदार वट, क्योंकि बिल्कुल छोटी पत्तियों वाले कांटे यहाँ पर ज्यादा होते हैं। इस कारण कह सकते हैं कि वनस्पति का अभाव दूर दूर तक अगर देखा जाए तो वनस्पति है ना वो ना के बराबर यहाँ पर मिलती है। तो यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में ऐसे क्षेत्र ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके प्रमाण देख लिए अपने, सांबर डीडवाना झीलें हो गई, इसका ढाल हो गया और तैतीस सागर हो गया। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक काल में, मेसोजोइक काल जिससे माना जाता है कि लगभग 25 करोड़ 20 लाख वर्ष से प्रारंभ हुआ। ये 25 करोड़ 20 लाख वर्ष पहले ये मेसोजोइक काल प्रारंभ हुआ था, जो 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले तक था। यानी आज से 25 करोड़ 20 लाख वर्ष पहले जो था वो मेसोजोइक काल था, और जो 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले आ गया। यानी कि इस समय अवधि से पहले का जो समय था वो मेसोजोइक काल कहलाता था। या अपन ये कह सकते हैं कि डायनासोर डायनासोर नामक जो जीव थे, जो विशालकाय जीव थे, उनका समय था ये। यानी पृथ्वी के ऊपर जो डायनासोर पाए जाते थे उस काल को मेसोजोइक काल कहा जाता है, जो आज से 25 करोड़ 20 लाख वर्ष पहले ये प्रारंभ हुआ और 6 करोड़ 60 लाख आज से वर्ष पहले ये समाप्त हो गया। यानी ये अवधि जो है ना इनकी ये पाई जाती है। और इस समय ज्यादातर सरीसृप भी देखने को मिले। सरीसृप यानी रेंगने वाले जो जीव होते, जैसे सर्प हो गया, आपके छिपकली वगैरह हो गए, ये जो पानी में पाए जाते हैं विशाल जीव जो रेंग कर है ना वो चलते हैं, वो ज्यादातर है ना इसमें आते हैं। तो ये काल जो है ना वो सरीसृप का या डायनासोर का काल कहलाता था। और उस के दौरान माना जाता है कि लगभग आज से 18 करोड़ वर्ष पहले, 18 करोड़ वर्ष, यानी एक जैसलमेर में आकलवुड फोसिल पार्क है, आकल जीवाश्म पार्क, आकल जीवाश्म पार्क है। उस पार्क के जो अवशेष है, वो पार्क 18 करोड़ वर्ष पहले का है। तो वहां पर पाए जाने वाले जो अवशेष हैं, उन अवशेषों से भी ये पता चलता है कि ये कभी समुद्र यानी 33 सागर का भाग रहा है। कौन सा? अपना जो भारतीय मरुस्थल है वो, यानी कि आकलवुड फोसिल पार्क है या आकल जीवाश्म जो पार्क है, वो आज से 18 करोड़, इसकी उम्र 18 करोड़ वर्ष मानी गई है। उसमें से अब जो अवशेष हैं वो ये बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में, जहां पर आज थार का मरुस्थल है या भारतीय मरुस्थल है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में, वो क्षेत्र पहले 33 सागर का अवशेष था।
या 33 सागर वहां पर था, लेकिन भूगर्भिक हलचलों के कारण वो पानी सारा अरब सागर में चला गया है और आज यहाँ पर मरुस्थल बन गया है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। और वर्षा कम क्यों होती है उसके बारे में भी अपन अभी बताएंगे। और वहां पर वाष्पीकरण से, वर्षा से ज्यादा वाष्पीकरण होता है कि तापमान ज्यादा गिरता है और वर्षा कम होती है। इसके अलावा जैसलमेर के ब्रह्मसर में, जैसलमेर के जो ब्रह्मसर नामक स्थान है, वहां पर भी कुछ अवशेष वगैरह जो पाए जाते हैं, वो भी इसी का, ये इसकी ओर संकेत करते हैं कि पहले एक 33 सागर के अवशेष रहे होंगे। इस ये पूरा का पूरा शुष्क जो है ना वो क्षेत्र है। यहाँ पर एक चांदन नलकूप है, चांदन नलकूप, यानी यहाँ पर बहुत ही कम पानी पाया जाता है। जो मीठा पानी केवल यहीं पर पाया जाता है, मीठा पानी के लिए जाना जाता है चांदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। थार का घड़ा, थार के घड़े के नाम से भी उस चांदन नलकूप को है ना वो जाना जाता है, क्योंकि इस पूरे एकमात्र क्षेत्र में यही मीठे पानी का एक क्षेत्र माना गया है, जिसे लाठी सिरिंज क्षेत्र भी कहा जाता है। लाटे सिरेज क्षेत्र है ना वो कहा जाता है। इसी क्षेत्र में, यानी अपने क्या है कि मरुस्थल का सबसे ज्यादा भाग इस राजस्थान में पाया जाता है। आधे से भी ज्यादा भाग जो है ना इस थार के मरुस्थल का राजस्थान में आता है। और राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित जो 13 जिले आ रहे हैं, 13 जिले आ रहे हैं, वो 13 के 13 जिले इस पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर के यहाँ के रन प्रसिद्ध है, रन या प्लाया झीले, प्लाया झीले भी यहाँ पर जाने जाते हैं। प्लाया झीले, प्लाया झीले क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल के जो विशाल टीले होते हैं, जैसे ये मरुस्थल के ऐसे टीले हो गए, विशाल टीले यहाँ पर बने हुए, इनके बीच में जो नीचे तली होती है, उस तले में बरसात का पानी है ना वो भर जाता है। और इस पानी में लवण ज्यादा होने के कारण ये पानी भूमि द्वारा सोखा नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर लवणों की एक परत बन जाती है और वहां पर सोखा नहीं जाता है। तो इससे फिर क्या नाम दिया गया है, प्लाया झीले कह दिया जाता है इसे, प्लाया झीले, प्लाया झीलों का नाम दे दिया जाता है। इस ऐसी आकृति जगह जगह मिलती है ना, उसे रन के नाम से, रण या रन के नाम से उन्हें जाना जाता है। जैसे गुजरात के रन के जो क्षेत्र है, वह ऐसी स्थिति होती है। यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी के जो टीले है ना, ऐसे टीले, मरुस्थलीय टीले जो है ना वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसे इस क्षेत्र की, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र की अगर देखा जाए तो विशेषताएं भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो बरखान मिलते हैं, बरखान यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं। बरखान, अर्धचंद्र जो ज्यादातर अर्धचंद्राकार भी होते हैं, यानी इस प्रकार की आकृति के ऐसे बरखान होते हैं। ऐसे यहाँ से हवा चलेगी, मिट्टी का टीला था यहाँ पर कोई विशाल, इस टीले से हवा जहां पर टकराई वहां से मिट्टी उड़कर ऐसे पीछे लगती गई, इसके ऐसे पीछे जमा हो जाती है, तो इसे अर्धचंद्राकार बरखान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर छत्रक भी प्रमुख है। छत्रक, छत्रक, छत्रक क्या है कि जैसे मान लो कोई विशाल चट्टान है, ऐसे चट्टानें वहां पर खड़ी हुई होती है धरातल पे, लेकिन फिर उस पे अगर हवा के द्वारा जो है ना वो लगातार इस पे टकराव होती है, तो कमजोर चट्टान टूट टूट जाती है और विशाल चट्टान ऐसी रह जाती है। तो ये चट्टान पहले ऐसी थी, लेकिन चारों तरफ से कटकर ऐसी हो गई, तो इसको क्या कहा जाता है, छत्रक कहा जाता है, क्योंकि ये वायु द्वारा अपर्दित हो, वायु द्वारा अपर्दित हो जाती है और कमजोर चट्टानें टूटकर है ना वो बिखर जाती है और कठोर चट्टानें ऐसी की ऐसी खड़ी रहती है, जो चट्टान जिन्हें छत्रक कहा जाता है। और मरुस्थलीय भागों में देखा जाए तो ऐसे जगह जगह विशाल चट्टानें, ऐसी विशाल चट्टानें है ना वो देखने को मिलते हैं। दूर दूर से भी देखेंगे तो ऐसे स्तंभ से स्तंभ खड़े हुए नजर आते हैं, जिसे छत्रक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इसमें कुछ घास और पाई जाती है, जो चांदन नलकूप के आसपास लाठी सिरिंज वाला जो क्षेत्र है वहां पर घास पाई जाती है। काफी एक 2-2 मीटर वाली लंबी घास है ना वो होती है, जैसे धामन हो गया, मुरेन हो गया, ऐसी कुछ घास होती है जो काफी लंबे 1.5-1.5, 2-2, 3-3 मीटर की लंबाई की ये घास है ना वो पाई जाती है, जो सिर्फ जैसलमेर वाले इस लाठी सिरिंज क्षेत्र में मिलती है, इस पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर और कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र था, कभी पहले भारत का एक हिस्सा रहा था, लेकिन यहाँ पर लगातार मौसमी घटनाओं के कारण आज ये शुष्क क्षेत्र बन गया। और शुष्क क्षेत्र बनने का सबसे बड़ा कारण है वर्षा का कम होना। वर्षा कम क्यों होती है, यहाँ पर देखना, भारत में वर्षा सिर्फ 2 शाखाओं से आती है। इधर हिंद महासागर से आएगी तो एक शाखा आएगी, वो इधर आपकी पश्चिमी तट से टकराएगी, और एक शाखा सीधी कहां पर चली जाएगी, पूर्व की ओर अराकान योमा पर्वत श्रेणी से जाकर टकराएगी। इसकी एक शाखा केरल में, कर्नाटक में, तमिल इधर
कर्नाटक के अरब मुंबई में आएगी, नर्मदा ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र से बहती हुई मध्य भारत में ये वर्षा करेगी। और एक शाखा इस अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व की ओर ऐसे आगे की ओर बढ़ जाएगी और हिमालय से जाकर टकराएगी। यानी अरब सागर, और अगला जो जलवायु का लेसन पढ़ेंगे उसमें पूरी डिटेल बताएंगे वर्षा की शाखाओं की। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के सहारे आगे निकल जाएगी। अगर यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो इसका प्रसार पश्चिम की ओर भी होता और पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा करती हुई आगे की ओर जाती। ऐसे बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है ना, ऐसे अराकान योमा पर्वत श्रेणी से टकराकर मध्य भारत की ओर आएगी और अरावली पर्वत श्रृंखला से टकराकर यहीं पर वर्षा कर देगी मध्य भारत में। यही कारण है कि जो ये मध्य भारत है, विशेषकर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा का पठार हो गया, महादेव की पहाड़ियां होगी, राजमहल की पहाड़ियां होगी, ये मध्य भाग में आता है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्यों? यहीं पर ज्यादातर नदियां भी यहीं से निकलती, चंबल होगी, सैन, कौन, बेतवा, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, ये ज्यादातर नदियां यहीं से निकलती है क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज्यादा हो जाती है। अगर यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होता तो ये हवा इधर ना टकराकर पश्चिम की ओर जाती है और पश्चिमी क्षेत्रों में भी ये वर्षा करती है। तो यहाँ पर वर्षा कम होने के ये दो कारण भी रहे हैं। इस कारण धीरे धीरे वर्षा कम होना, तापमान ज्यादा होना मरुस्थल का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार भारतीय जो मरुस्थल है, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है, ये भारत की भिन्न-भिन्न प्रकार की धरातलीय घटनाओं को प्रभावित करता है। और विश्व में देखा जाए तो ये आपका जो भारतीय जो मरुस्थल है, ये सबसे घनी जैव विविधता पाई जाती है यहाँ पर। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी जो है ना, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है और यहाँ पर जनसंख्या भी ज्यादा रहती है। लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि विश्व के बाकी मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें और भारतीय मरुस्थल यानी थार के मरुस्थल की तुलना करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है और मरुस्थलों में इतने ज्यादा जीव नहीं पाए जाते। और मरुस्थल की अपेक्षा यहाँ पर विश्व के सबसे ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या भी ज्यादा निवास करती है। बाकी के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाए जाते हैं और इस पे ज्यादा निवास करती है। इस प्रकार ये आपका भारतीय मरुस्थल था। आगामी वीडियोज में अपन लेकर आएंगे प्रायद्वीपीय पठार, यानी भारत का जो अगला भौतिक विभाग है प्रायद्वीपीय पठार, उसे लेके आएंगे। हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करते रहे ताकि हमारे वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध होते रहे। धन्यवाद।